हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सबका स्वागत है मेरे आज के लेक्चर में। और आज का हमारा लेक्चर है पुष्पी पादपों की आकारिकी कि बाह्य रूप से पादप कैसे दिखाई देते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और ये हिंदी माध्यम 11वीं कक्षा के लिए ये हमारा बैच है, तो जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, पूरी आकारिकी पढ़ेंगे पादपों की। और आकारिकी में कुछ आकारिकी में पढ़ाए जाने वाले जो आज के हमारे प्रसंग हैं, उसमें क्या है, मूल है, तना है, पत्ती है, पुष्प क्रम, पुष्प, फल, बीज और जो मुख्य कुल दिए गए हैं, उनके विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, उनके विषय में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे? तो शुरुआत करते हैं हम मूल। मूल क्या होता है, मूल किसे कहते हैं? तो यदि मूल इंग्लिश में कहते हैं रूट, तो मूल किसे कहा जाता है? तो मूल पादप का भूमिगत भाग है। क्या कहा मैंने? पादप का भूमिगत भूमिगत भाग, यानी कि पादप का वह भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। अधिकतर भूमि के अंदर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। ठीक है, अब भूमिगत भाग को हम मूल कहते हैं। अब इस मूल का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है और किस तरह से यह बनता है और कितने प्रकार की मूल होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मूल के प्रकार। क्या कहा मैंने? मूल के प्रकार। तो अगर हम मूल के प्रकार की बात करें कि भाई कितने प्रकार की मूल होती है, तो मुख्यतः दो प्रकार की मूल होती है। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार आता है वो कहलाता है मूसला। मूसला मूल। मूसला मूल मतलब वह मूल जिसका निर्माण मूलांकुर से होता है। ठीक है, वह मूल वह मूल जिसका निर्माण प्रांकुर प्रांकुर से होता है। ठीक है, मूलांकुर से, प्रांकुर नहीं आएगा, मूलांकुर से होता है। किससे होता है बेटा? मूलांकुर से। तो वह मूल क्या कहलाती है? मूसला मूल कहलाती है। यह मुख्य बिंदु है। मान लीजिए यहां मेरे पास एक बीज है और इस बीज में क्या प्रारंभ हो गया है? अंकुरण। अंकुरण प्रारंभ हो गया। तो जब इस बीज में अंकुरण होगा तो इस प्रकार इससे क्या निकलेगा? मूलांकुर। मूलांकुर निकलेगा। इस मूलांकुर का जब आगे की ओर विकास होगा तो यह इस प्रकार से एक मूल बनाता है और यह कहलाती है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल। इस प्राथमिक मूल से द्वितीयक मूल निकलती हैं। इस प्रकार से द्वितीयक मूल निकलती हैं। द्वितीयक मूल। और द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल निकलती हैं और ऊपर की ओर यहां पादप की पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, प्रांकुर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्राथमिक मूल, ये द्वितीयक मूल और फिर आनी शुरू हो गई है तृतीयक मूल। तो इस प्रकार एक तंत्र बनता है जो कहलाता है मूसला मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र। तो इस प्रकार मूसला मूल तंत्र का निर्माण होता है। तो याद रखना है कि वह मूल जिसका निर्माण किससे हो? मूलांकुर से हो, वह मूसला मूल है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी कौन सी मूल होती है? दूसरी होती है अपस्थानिक। दूसरी मूल क्या है? अपस्थानिक। अपस्थानिक। अपस्थानिक मतलब मूलांकुर को छोड़कर यदि पौधे के किसी भी भाग से मूल बन रही है तो वह अपस्थानिक मूल होगी। ठीक है,
मूलांकुर को छोड़कर मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से बनने वाली मूल क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल कहलाती है। यह मूल तने, पत्ती से निकल सकती है। इसके अलावा तना पत्ती बचा, उससे निकलने वाली मूल अपस्थानिक मूल कहलाती है। अब एक होती है झकड़ा मूल। क्या होती है? झकड़ा मूल। झकड़ा मूल। तो इसका निर्माण किससे होता है? मुख्यतः यह गेहूं, चावल आदि में मिलती है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है कि मान लीजिए यहां पर ये क्या है? ये बीज है। इस बीज से क्या होगा? यहां पर मूलांकुर निकलना प्रारंभ होगा। तो ये क्या है? मूलांकुर। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ही ये नष्ट हो जाता है। तो क्या होगा? प्रारंभिक अवस्था में नष्ट। प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है। तो अब किसके आधार से? है ना, तने का आधार होता है। तने का आधार मतलब उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। वहां से क्या निकलती है? वहां से ये मूल निकलना शुरू होती है। तो ये तो नष्ट हो गया। तो इसके आधार से यहां से मूल निकलना शुरू होगी और इस प्रकार ऊपर की ओर पादप निकलना शुरू होगा और ये तंतुमयी संरचनाएं बना लेती है। तो इस प्रकार से इन मूल का निर्माण होता है। समझ आ गया? अब मूल के यदि हम विभिन्न भागों की बात करें तो मूल के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो यदि हम किसी मूल को देखें तो उस मूल में इस प्रकार से द्वितीयक मूल निकली हुई होंगी और इस प्रकार से उसकी एक संरचना अपने को दिखाई देगी। अच्छा, यहां एक क्षेत्र में इस मूल के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं मूल रोम। और नीचे की ओर यहां पर एक गोप कैप होती है जो मूल गोप कहलाती है। तो ये तो हो गई मूल गोप। ठीक है। और इस मूल गोप के पीछे का भाग ये वाला, ये विभो ज्योतक क्षेत्र है। विभो विभो ज्योतक क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। इसके पीछे का यह अक्षेत्र दीर्घीकरण अक्षेत्र है। कौन सा? दीर्घीकरण अक्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र है। और इसके पीछे का ये पूरा भाग परिपक्व अक्षेत्र है। परिपक्व क्षेत्र। तो मूल के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं: विभज्योतक, दीर्घीकरण और परिपक्व। परिपक्व क्षेत्र में ही, जैसे ये परिपक्व क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में ही एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम का क्षेत्र होता है। ये जो मूल रोम का क्षेत्र है, इसका क्या कार्य है? इसका मुख्य कार्य क्षेत्रफल को बढ़ाना। तो ये क्या करता है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल को बढ़ाता है। बढ़ाता है। और क्षेत्रफल बढ़ाने से जल का अधिकतम अवशोषण यहां से होता है। तो क्या होता है? जल का अधिकतम अवशोषण
तो इस प्रकार किसी मूल में हमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते बेटा। अब यहां पर बात करते हैं रूपांतरण की, कि मूल के कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। यदि रूपांतरण की बात की जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे भोजन संचित, भोजन संचित करने वाली मूल, करने वाली मूल, वह मूल जो भोजन संचित करती है। उसमें क्या क्या आएगा बेटा? उसमें आएगा गाजर, मूली, शलजम। खाई होगी सबने शलजम, अच्छे से खाई होगी भाई, है ना। मूली के पराठे तो याद ही होंगे, ठीक है। तो ये जितनी मैंने मूल लिखी यहां पर, ये सभी कौन सी मूल है? ये मूसला मूल के रूपांतरण है। तो कौन सी मूल है? मूसला मूल। यह मूसला मूल के रूपांतरण है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ जैसे, जैसे शकरकंद, है ना, शकरकंद खाई होगी, बड़ी मीठी लगती है। तो शकरकंद कौन सी मूल है? शकरकंद अपस्थानिक मूल है। कौन सी है? अपस्थानिक, अपने स्थान की बजाय कहीं और से बनी, मतलब तने से निकलती है। तो यह अपस्थानिक मूल का क्या है? रूपांतरण है। यदि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो बरगद के पेड़ में ऐसे ऊपर से लटकी रहती है, वो कहलाती है प्रॉप मूल। प्रॉप मूल, तो वो किस में मिलती हैं? बरगद में। बरगद में मिलने वाली, ऐसे बरगद का पेड़ होता है बड़ा सा ऐसे, और उससे ऐसे करके मूल लटकी हुई होती है। तो ये कौन सी मूल हो गई? ये प्रॉप हो गई। इसी प्रकार से अब स्तंभ मूल होती हैं। क्या बोला मैंने? अब स्तंभ मूल। अब स्तंभ मूल मतलब जो स्तंभ से निकलती हैं। इंग्लिश में इन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट। तो इस प्रकार से तना है और ये नीचे मिट्टी में। तो यहां संधि जो होती है, यहां से ये मूल निकल आती हैं। जैसे आपने मक्का में देखा होगा, मक्का, जैसे गन्ना, मक्का, गन्ना, उन सब में जो मूल होती है वो कौन सी होती है? वो अवस्तंभ मूल कहलाती है। समझ आ गया? तो हमने कौन कौन सी मूल पढ़ ली? प्रोप रूट पढ़ ली, इसके बाद हमने स्टिल्ट रूट पढ़ ली है। इस बार पेपर में एक क्वेश्चन आया है, और वो क्या है? वो किसके विषय में है? श्वसन मूल। क्या बोला मैंने? श्वसन मूल। श्वसन मूल, ठीक है, किस में मिलता है? मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स मतलब वो पौधे जो दलदली जमीन में उगते हैं, जहां पर पानी भरा हो, ठीक है। जल संतप्त भूमि में, जल संतृप्त, जल संतृप्त भूमि में उगने वाले पादप, उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? मैनग्रूव कहलाते हैं। अब यहां होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये मुख्य मुख्य पौधा है ऐसे, ये यहां पर भूमि है, और नीचे की ओर यहां इसकी जड़ें फैली हुई हैं, नीचे इस प्रकार से इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो यहां इसकी जड़ का एक भाग ऐसे बढ़ना शुरू हो गया, और इस भाग से इस प्रकार से ऊपर की ओर कुछ जड़ें निकल आती हैं भूमि से बाहर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये श्वसन मूल होती हैं, और ये जल संतृप्त भूमि है, जल संतृप्त भूमि। तो ये जल संतृप्त भूमि है। इस जल संतृप्त भूमि में ये मूल उपस्थित है, और ये कहलाती है श्वसन मूल। इस प्रकार से श्वसन मूल उपस्थित होती हैं। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी मूल है? श्वसन मूल।
समझ आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें आती है तना। तना, तो तना क्या है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेम। तो तने का जो निर्माण है, क्या बोला मैंने, तने का निर्माण, तने का जो निर्माण है वो किससे होता है, प्रांकुर से। प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर से निर्माण होता है। अब यदि हम किसी तने को देखें तो किसी तने में हमें क्या क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से तना है और इस तने में ऐसे हमें संधि और पर्व संधि दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही है, संधि और पर्व संधियां दिखाई दे रही हैं, है ना। जैसे ये गांठ होती है, ये संधि हो गई, और इनके बीच का हिस्सा क्या है, ये क्या है, ये बीच में पूरी कहलाती है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। हर संधि पर इस प्रकार से कलिका उपस्थित होती है। कलिका, ये कलिका कहलाती है पार्श्व, पार्श्व कलिका, पार्श्व कलिका। तो इस प्रकार से क्या उपस्थित है, पार्श्व कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये खास पहचान होती है किसी तने की। रूट पे, मूल पर कभी भी गांठ और पोरी नहीं होती, लेकिन इनके कुछ क्या मिलते हैं, इनके रूपांतरण मिलते हैं। और वो रूपांतरण कौन कौन से होंगे, रूपांतरण। अब यदि यहां पर रूपांतरण की बात की जाए तो भोजन का संचय, भोजन का संचय, तने के रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं, और भोजन का जो संचय करते हैं, जैसे कौन कौन से आएंगे, जैसे आलू, तो आलू तना है, जैसे अदरक, जैसे हल्दी, जैसे प्याज, कांदा जिसे आप कहते हो, लहसुन, ये सब क्या है, ये सब तने हैं। याद रखना, जमीकंद, एक जमीकंद होता है, जमीकंद, क्या लिखा मैंने, जमीकंद। तो इस प्रकार से ये जो तने हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे भोजन का संचय कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला लिखते हैं प्रतान। प्रतान मतलब, जैसे किसमें मिलता है देखने को, जैसे घिया, घी में मिलता है, जैसे खीरे में मिलता है, तरबूज में मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि यहां इस प्रकार से यह तना है, इस तने से ये पत्तियां निकली हुई हैं ऐसे, और ये तने का जो यहां से शाखा निकली, वो शाखा इस प्रकार से प्रतान के रूप में परिवर्तित हो गई, ऐसे कुंडलित। तो ये प्रतान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतान। किस किस में मिलते हैं, घिया में, घिया, खीरा, अंगूर, इन सब में क्या होते हैं, प्रतान। और प्रतान किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। यह बात सबको याद रखनी है। किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नुकीले कांटे, मतलब कांटे में बदल जाए, है ना। नुकीले कांटे, थॉर्न कहते हैं इन्हें इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से तना है, और इस तने पर इस प्रकार से पत्ती आई हुई है, यहां ये तना इस प्रकार से कांटा निकल आता है। तो ये क्या है, कांटे, कांटा, ठीक है। और ये किस में मिलते हैं, जैसे नींबू, नींबू में नुकीले कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्या आता है, चपटा तना, चपटा तना किसमें होता है, नागफनी, नागफनी
ऑब्यूंशिया कहते हैं इसे हम, नागफनी को। तो जैसे नागफनी में हमें चपटा तना देखने को मिलता है, इस चपटे तने में इस प्रकार से ये तना हो जाता है ऐसे, और इस पर इस प्रकार से कांटे आ जाते हैं। देखा होगा आपने। तो ये क्या है, ये चपटा तना है, नागफनी में देखने को मिलता है। ठीक है। कैक्टस में देखने को मिलता है, कैक्टस। और इसका रंग हरा होता है। हरा होता है तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, इसका हरा रंग होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है पत्ती, लीफ। ठीक है। अब पत्ती क्या होती है, पत्ती के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एक तने को देखें तो इस प्रकार एक तना है, उस तने पर इस प्रकार संधियां उपस्थित हैं। तो यहां संधि से पत्ती निकलती है, बनती है। तो यहां इस प्रकार से ये एक पत्ती इसकी संधि से निकली हुई है, इस प्रकार से। और इसके यहां कक्ष में एक कलिका है, इस कलिका के इधर एक छोटी सी पत्ती उपस्थित होती है जिसे कहते हैं अनुपर्ण। और ये क्या है, ये गांठ है। तो पत्ती हमेशा गांठ पर ही आती है। ठीक है। पत्ती का वह भाग जो तने के साथ जुड़ा है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, पर्णाधार। पर्णाधार यानी के पर्ण का आधार, पत्ती का आधार। ये जो छोटी सी पत्ती है ये कहलाती है अनुपर्ण, अनुपर्ण कहलाती है। इसके बाद अनुपर्ण कहलाती है। इसके बाद यहां पर ये जो अक्षेत्र आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, पत्ती का एक वृंत जैसी संरचना होती है, ये कहलाती है पत्र वृंत, पत्र वृंत, पत्र का वृंत। और आगे का जो भाग है पूरा, ये स्तरिका कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तरिका। और इसके बीच में होती है मध्य शिरा, मध्य शिरा। और जो पूरा जाल बना हुआ है ये कहलाता है शिरा विन्यास, शिरा विन्यास। और इसके कक्ष में एक कलिका उपस्थित होती है, ये रही, ये कलिका है, इसे कहते हैं कक्षीय कलिका, कक्षीय कलिका। तो ये कक्षीय कलिका हो गई। तो कक्ष में कलिका उपस्थित है। इस प्रकार से कोई पत्ती किसी पौधे पर लगी होती है। समझ आया। अब आपसे पूछा जाए कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, या जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो सिंथेसिस। और दूसरा काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ये मुख्य कार्य होते हैं पत्ती के। कौन कौन से बताए मैंने, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शिरा विन्यास। क्या बोला मैंने, शिरा विन्यास। शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है कि किसी पत्ती में शिरा और शिरिकाओं की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे शिरा विन्यास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, शिरा एवं शिरिकाओं का की व्यवस्था को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा व शिरिकाओं की व्यवस्था। ठीक है।
व्यवस्था को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। तो शिरा और शिरिकाओं की जो व्यवस्था बनी हुई है वो शिरा विन्यास कहलाता है। शिरा विन्यास के प्रकार, क्या कहा? शिरा विन्यास के प्रकार। यदि शिरा विन्यास के प्रकार पर बात की जाए तो ये दो प्रकार के शिरा विन्यास देखने को मिलते हैं। एक होता है जालिकावत, जालिकावत, और एक होता है समानांतर, समानांतर। तो दो प्रकार के शिरा विन्यास देखने को मिलते हैं, जिसमें बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे जालिकावत, जालिकावत, जालिकावत शिरा विन्यास। ठीक है। जालिकावत शिरा विन्यास में क्या होता है कि इस प्रकार से मध्य शिरा है, इस मध्य शिरा पे इस प्रकार से स्तरिका है, और इस प्रकार से यहां पर इस मध्य शिरा से शिरिकाएं निकलती हैं, फिर उनसे दूसरी शिरिकाएं निकलती है, फिर उनसे तीसरी, और इस प्रकार एक जाल बनता है। ठीक है। क्या बन गया है? जाल। और किसका जाल है? शिरिकाओं और शिराओं का जाल बनता है, तो उसे कहते हैं जालिकावत। जैसा पीपल के पत्ते में आपने देखा होगा, जैसे आम की पत्ती, जैसे अमरूद। ठीक है। किसकी पत्ती? अमरूद की पत्ती, अमरूद। ठीक है। जैसे अधिकतर द्विबीजपत्री, अधिकतर द्विबीज पत्री पौधे, अधिकतर जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें क्या मिलता है? जालिकावत शिरा विन्यास मिलता है। क्या मिलता है बेटा? जालिकावत शिरा विन्यास मिलता है। इसके बाद दूसरा शिरा विन्यास क्या आता है? वो आता है समानांतर, समानांतर, जिसमें शिराएं एवं शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। शिरा व शिरिका एक दूसरे के, एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इस प्रकार से पत्ती है, और इस पत्ती में इस प्रकार से शिराएं और शिरिकाओं की एक दूसरे के समानांतर व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे किसमें देखने को मिलता है? जैसे गेहूं, जैसे मक्का, जौ, जई, गन्ना, दूब घास, दूब घास। अधिकतर एक बीजपत्री, अधिकतर एक बीज पत्री। अधिकतर जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है, समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। इसके बाद अगला आता है पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार पर यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है सरल पत्ती, सरल पत्ती। सरल पत्ती जब स्तरिका में होने वाले कटाव मध्य शिरा को नहीं छूते, मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते। ठीक है। स्तरिका में होने वाले कटाव मध्य शिरा, मध्य शिरा को नहीं छूते, नहीं छूते। अब देखो यहां पर यह भी एक सरल पत्ती है, और इसके कक्ष में कक्ष कलिका है, और यह एक सरल पत्ती है, यह भी एक सरल पत्ती है। इसे देखें तो यह भी एक सरल पत्ती ही है। देखने में ऐसा लगेगा कि संयुक्त है, लेकिन है सरल।
सभी सरल पत्तियां हैं। गेंदे के फूल में ऐसी पत्ती होती है, तो ये सरल पत्ती होती है, जैसे आम की पत्ती, जैसे गेंदा, ये सब सरल पत्तियां हैं। क्या है बेटा? सरल पत्ती। सरल पत्ती में हमने क्या कहा? सरल पत्ती में हमने कहा कि यहां पर जो कटाव है वो मध्य शिरा को नहीं छूते। यदि यह कटाव मध्य शिरा को छू जाए, टच कर जाए, उस तक पहुंच जाए, तो पत्ती संयुक्त कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती में क्या बताएंगे? जब होने वाले कटाव, जब कटाव मध्य शिरा, मध्य शिरा तक उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो क्या कहलाता है? संयुक्त पत्ती कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संयुक्त पत्ती। जैसे यहां पर ये कक्षकलिका यहां है और इस पर इस प्रकार से ये पत्तियां लगी हुई हैं जो अपने को दिखाई दे रहे, तो कटाव बिल्कुल मध्य शिरा तक चले गए और इस प्रकार हमें छोटी छोटी पत्तियां दिखने लगी हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार और हस्ताकार। इसके दो प्रकार होते हैं, पिच्छाकार। पिच्छाकार में क्या होता है कि एक मध्य शिरा होगी इस प्रकार, और उस मध्य शिरा पर इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियों के साथ एक संयुक्त पत्ती उपस्थित होती है, पिन जैसी, जैसे नीम में होता है, आपने देखा होगा। एक होती है हस्ताकार, हाथ के आकार की, हस्ताकार। इसमें क्या है कि यहां पर मध्य शिरा है और इस एक स्थान से ये इस प्रकार से अलग अलग पत्ती निकली हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? हाँ, लेकिन कटाव मध्य शिरा को टच कर रहे हैं। ऐसा हस्ताकार पत्ती किसमें होती है? ये होती है सिल्क कॉटन। किसमें होती है बेटा? सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है। तो क्या बताया मैंने? दो प्रकार की पत्तियां, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद हम किसके विषय में पढ़ेंगे? पर्ण विन्यास। क्या बोला मैंने? पर्ण विन्यास। अब ये पर्ण विन्यास क्या है? तने की गांठ पर पत्ती के लगने का क्रम। क्या बोला मैंने? तने की गांठ पर पत्ती किस क्रम में लगी है? ठीक है, तने की गांठ पर पत्ती के लगने का क्रम, कि तने की गांठ पर किस प्रकार से पत्ती लगी है उसका क्रम, तो इसे पर्ण विन्यास कहते हैं। अब इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार आपको इसके पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो हम यहां पढ़ेंगे वो होता है एकांतर। क्या बोला बेटा मैंने? एकांतर। एकांतर मतलब कि एक गांठ पर केवल एक ही पत्ती, एक ही पत्ती उपस्थित होती है। एक गांठ पर केवल एक ही पत्ती उपस्थित होती है। जैसे मान लीजिए ये तना है और इस तने पर ये गांठ लगी है, तो यहां पत्ती, फिर यहां पत्ती, फिर यहां पत्ती, एकांतर है। जैसा किसमें होता है? सरसों, सरसों, गुड़हल आदि। तो एकांतर पत्ती देखने को मिलती है। कौन सी पत्ती देखने को मिलती है बेटा? एकांतर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे एकांतर के बाद दूसरी आती है सम्मुख। नाम से ही कुछ समझ आ रहा होगा, एक दूसरे के सामने। एक गांठ पर दो पत्तियां होती हैं, प्रत्येक गांठ पर दो पत्ती, प्रत्येक गांठ पर दो पत्ती उपस्थित होती है। इस प्रकार से तना है और इस तने में एक पत्ती इधर, एक गांठ पर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर,
एक इधर, ठीक है। जैसा किसमें होता है, अमरूद में। अमरूद जैसा वो होता है ना, आंकड़ा, अकौवा, आखा, मदार, कैलोट्रोपिस कहते हैं इसे, कैलोट्रोपिस में होता है। तोड़ते हैं दूध सा निकलता है। और तीसरा प्रकार इसका आता है, वो क्या आता है, चक्करदार। ठीक है, क्या आता है बेटा, चक्करदार। चक्करदार मतलब दो से अधिक पत्तियां एक ही गांठ पर लगी होती हैं। एक गांठ पर दो से अधिक, दो से अधिक पत्ती, ठीक है। जैसा किसमें होता है, एलेस्टोनिया में, एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया में ऐसा होता है। इस प्रकार से तना है, ये तने पे गांठ है, तो एक से अधिक पत्ती एक ही गांठ पर लगी हुई है, ठीक है। एक, दो से अधिक, दो से अधिक एक ही गांठ पर लगी हुई है, तो गुच्छा बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चक्करदार, है ना। चक्कर बन गया, पूरा एक गोल चक्कर बन जाता है, तो क्या कहते हैं बेटा, इसे चक्करदार पत्ती कहते हैं। इसके बाद हम रूपांतरण की बात करते हैं, पत्ती के रूपांतरण। तो पत्ती के रूपांतरण की यदि बात की जाए, तो पहला रूपांतरण आता है प्रतान। प्रतान मतलब जब पत्ती प्रतान की तरह कार्य करे। प्रतान कैसे, इस प्रकार से तना है, इस तने में ये पत्ती आ रही है यहां, लेकिन यहां वाली पत्ती प्रतान के रूप में परिवर्तित हो गई। ये तने का रूपांतरण नहीं है, प्रतान पत्ती का रूपांतरण है। जैसा किसमें होता है, जैसा मटर में होता है। तो मटर में जो प्रतान होते हैं वो किसका रूपांतरण है, वो पत्ती का रूपांतरण है। दूसरा रूपांतरण क्या आता है बेटा, वो आता है शूल। शूल मतलब कांटे, लेकिन शूल इसीलिए कह रहे हैं, कांटा नहीं कह सकते। जैसा किसमें होता है, नागफनी में, नागफनी, है ना, ओप्यूंशिया, है ना, कैक्टस, कैक्टस। तो इस प्रकार से कांटे लगे हुए हैं। तो ये जो कांटे हैं ये किसका रूपांतरण है, ये पत्ती का रूपांतरण होते हैं, क्योंकि तना चपटा हो गया, हरा हो गया, प्रकाश संश्लेषी हो गया है। और पत्ती यहां पर वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए शूल में रूपांतरित हो गई है। इसके बाद अगली आती है गुद्देदार। क्या बोला मैंने, गुद्देदार, गुद्देदार किसमें होती है, ये होती है प्याज और लहसुन, ठीक है। तो भोजन को संचित करके मोटी हो जाती है, भोजन का संचय। तो देखा आपने, इस प्रकार से ऐसे मोटी मोटी, अरे खाते हो ना प्याज तो सब लोग, हाँ कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं वो समझ गए होंगे। इन वाली पत्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो कैसी होती है, गुद्देदार। एक होती है घट पर्णी। क्या बोला मैंने, घट पर्णी, घटपर्ण मतलब घड़े के आकार की पत्ती, नेपेंथिस में मिलती है, नेपेन, नेपेंथिस। उसमें क्या होता है कि इस प्रकार तना है, तने से इस प्रकार से पत्ती बनती है ऐसे, और घड़े की संरचना ले लेती है। और यहां इस पर एक ढक्कन लगा होता है, कीट भक्षी पादप में मिलती है। इसमें कीट भक्षी पादप। तो नेपेंथिस एक कीट भक्षी पादप है, जिसमें पत्ती की संरचना एक घड़े के समान बन जाती है। और वह क्या करता है, अब इसमें मक्खी आके बैठेगी तो ढक्कन बंद हो जाएगा, ये घड़े में फंस जाएगी अंदर की तरफ। समझ आई बात। तो इस प्रकार से यहां पर यह कार्य करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है पुष्प क्रम। क्या बोला बेटा,
पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है? तो किसी पौधे के तने पर पुष्पों के लगने का क्रम क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है। तने पर पुष्पों के लगने का क्रम क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है। तो किस प्रकार से आ रहे हैं पुष्प लगते हैं उसे हम यहां पर देखेंगे। और सबसे पहले हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो मुख्यतः हम 3 प्रकार का पुष्पक्रम पढ़ेंगे। एकल, असीमाक्षी, असीमाक्षी और तीसरा आएगा ससीमाक्षी। तो 3 प्रकार का पुष्पक्रम हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एकल पुष्पक्रम। एकल पुष्पक्रम। एकल पुष्पक्रम का क्या अर्थ होता है? एकल पुष्पक्रम का अर्थ है कि किसी पौधे पर या किसी पौधे की शाखा पर केवल एक ही पुष्प आए। जब किसी तने जब किसी तने या शाखा पर एक ही पुष्प आता है तो क्या कहलाता है? एकल पुष्प कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये बढ़ता जा रहा है, यहां पुष्प आ गया। ये मुख्य तना है, इस मुख्य तना से शाखा निकली, यहां पुष्प आ गया। एक ही पुष्प आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। ऐसा किस में होता है? अफीम, अफीम में होता है। और गुड़हल, गुड़हल इन दोनों में मिलता है। तो एकल पुष्प कहते हैं। शीर्ष पे आ सकता है, कक्ष में आ सकता है, लेकिन एकल पुष्प कहलाता है। इसके बाद दूसरा पुष्पक्रम क्या आता है बेटा? दूसरा पुष्पक्रम कहलाता है असीमाक्षी, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमाक्षी। क्या बोला बेटा? असीमाक्षी। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेसिमोज। इंग्लिश में ये रेसिमोज कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो तना है वह ऊपर की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। तना अनिश्चित वृद्धि करता है। तना अनिश्चित वृद्धि करता है। इसमें तना अनिश्चित वृद्धि करेगा और अग्र अभिसारी रूप में पुष्प आते जाते हैं। पुष्प अग्र अभिसारी। अग्र अभिसारी का मतलब क्या है? अग्र अभिसारी का अर्थ है कि पुराने पुष्प नीचे की ओर और नए पुष्प ऊपर की ओर आते जाते हैं। ठीक है? नए पुष्प ऊपर व पुराने पुष्प नीचे। पुराने पुष्प नीचे इस क्रम में आते चले जाते हैं। जैसा किसमें होता है? जैसा सरसों में होता है। सरसों सरसों में असीमाक्षी और तना अनिश्चित रूप से ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। बेटा दूसरा इसमें जो आता है वो आता, तीसरा वो आता है ससीमाक्षी, जिसकी सीमा निर्धारित हो। ससीमाक्षी इसे कहते हैं साइमोज। क्या कहते हैं बेटा? साइमोज। यानी कि तना एक निश्चित पुष्प के आने तक बढ़ता है। ठीक है? तने की वृद्धि पुष्प के आने से रुक जाती है। जैसे इस प्रकार से तना बढ़ता जा रहा था, यहां पुष्प आ गया, इसकी वृद्धि रुक गई तो साइड में पुष्प आ गए।
तो पुराने पुष्प ऊपर है, नए पुष्प नीचे है, इसे क्या कहते हैं? तलाभिसारी। ठीक है। तने की वृद्धि पुष्प के आने पर शीर्ष पुष्प के आने पर रुकती है, आने पर रुकती है। और क्रम क्या है? तलाभिसारी। तलाभिसारी मतलब नए पुष्प नीचे, पुराने ऊपर। जैसा किसमें होता है? जैसा कैंडी टफ में होता है। कैंडी टफ गुच्छा सा बन जाता है एक। तो इसे कहते हैं असीमाक्षी। ससीमाक्षी जिसकी सीमा निर्धारित है, और जिसकी सीमा निर्धारित नहीं है वो क्या है? वो असीमाक्षी है। क्या है बेटा? असीमाक्षी। इसके बाद अब हम पुष्प के विषय में पढ़ते हैं कि पुष्प क्या होता है। पुष्प, ठीक है। तो पुष्प किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे कि प्ररोह का रूपांतरण, प्ररोह का रूपांतरण क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। प्ररोह का रूपांतरण पुष्प कहलाता है। अब इस बात को ध्यान से समझना कि यहां पर ये तना है, इस तने पर ये एक पुष्प आ रहा है, ये गांठ है। ठीक है, क्या है? गांठ। और इस गांठ पर यहां एक पुष्प आ गया इस प्रकार। ठीक है। जहां से ये पुष्प निकला है, यहां एक छोटा सा पत्ती के समान एक संरचना है, इसे कहते हैं सहपत्र। क्या कहते हैं? सहपत्र, या इंग्लिश में कहते हैं ब्रैक्ट। ठीक है। ये जो संरचना है ये कहलाती है पुष्प वृंत, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीटियोल। समझ आया? तो इस प्रकार से किसी सहपत्र के कक्ष से पुष्प निकलता है। अब सहपत्र की दो परिस्थिति हैं, उपस्थित हो सकता है, अनुपस्थित। अगर उपस्थित तो क्या बोलेंगे? सहपत्री। पुष्प को बोलेंगे सहपत्री। और इसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं, BR से। अच्छा, अगर अनुपस्थित है, कुछ में अनुपस्थित भी हो सकता है, कुछ पुष्पों में। यदि ये अनुपस्थित है तो क्या बोलेंगे? सहपत्रहीन। सहपत्र अनुपस्थित। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे लिखते हैं EBR। ठीक है, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, ये इसके सिंबल। अगर कहीं ये बात लिखी हुई है तो तुरंत समझ लेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि वृंत, वृंत उपस्थित है या नहीं है? तो उपस्थित है। क्या बोला मैंने? उपस्थित। और एक कंडीशन क्या होगी? अनुपस्थित। अनुपस्थित। यदि उपस्थित है तो क्या बोलेंगे? पुष्पवृंती। पुष्पवृंती। और अनुपस्थित है तो क्या बोलेंगे? अवृंती। यानी कि वृंत अनुपस्थित है। समझ आया? तो इस प्रकार से किसी पुष्प का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे और पुष्प को समझना शुरू करेंगे। तो मैंने क्या कहा? पुष्प किसका रूपांतरण है? प्ररोह का रूपांतरण होता है। और पुष्प के भाग किसका रूपांतरण होते हैं? पुष्प के भाग पत्ती का रूपांतरण होते हैं। किसका होता है बेटा? पत्ती का रूपांतरण होते हैं। इस प्रकार से पुष्प के अलग अलग भाग दिखाई देते हैं, आपने देखे होंगे। इस प्रकार से पुष्प के विभिन्न भाग दिखाई देते हैं।
तो सबसे पहले ये क्या है? ये है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के ऊपर ये है पुष्पासन। 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 अब नहीं झुकेगा। पुष्पासन। पुष्पासन के बाद ये है बाह्य दल। बाह्य दल। ये दल, सॉरी, बाह्य दल। ये क्या है? वृंत। ये क्या है? पराग। वृंत। और ये क्या है? ये है पराग कोश। पराग कोश। और इन दोनों से मिलकर क्या बना है? पुंकेसर। पुंकेसर। ठीक है बेटा। ये क्या है? ये अंडाशय। अंडाशय। ये क्या है? ये है वर्तिका। और ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये है जायांग। ये जायांग कहलाता। समझ आ गया? तो जो भी पुष्प के भाग हैं वो सब किसका रूपांतरण है? पुष्प के सभी भाग पत्ती का रूपांतरण होते हैं। इस बात को रट लेना है कि पुष्प प्ररोह का रूपांतरण है और पुष्प के भाग पत्ती का रूपांतरण होते हैं। अब इसके बाद पुष्प को कैसे समझा जाता है, ये बात ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले उभय लिंगी। सबसे पहले उभय लिंगी। उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाई सेक्सुअल। बाई सेक्सुअल मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों भाग उपस्थित हो। नर व मादा दोनों भाग उपस्थित। ठीक है। तो वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। ध्यान से इस बात को इसीलिए ऐसे रंग से लिख रहा हूं, चटक एकदम समझ आए। अगर कोई पुष्प में दोनों भाग उपस्थित है तो उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? जैसे सरसों, जैसे गुड़हल। देखा है ना आपने? नींबू, है ना? नीम, आम, इन सब के पुष्प कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। नर व मादा दोनों भाग एक साथ उपस्थित होते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है, अब एक उभयलिंगी है तो दूसरा क्या आएगा? वो आएगा एक लिंगी। एक लिंगी। एक लिंगी मतलब केवल नर या मादा, एक पुष्प में केवल एक भाग उपस्थित होगा। ठीक है। एक पुष्प में केवल एक लिंग। ठीक है। एक ही लिंग होगा, नर या मादा। नर पुष्प, तो ये जिसमें नर भाग है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे नर पुष्प। और ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मादा पुष्प। ठीक है। कैसे दर्शाएंगे? नर पुष्प को इस प्रकार से दर्शाया जाता है और मादा पुष्प को इस प्रकार से। समझ आ गई बात? अब इसके बाद अगली चीज एक और यहां पर समझनी है। पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प का क्या मतलब है? वह पुष्प जिसमें सभी भाग उपस्थित हैं। चारों के चारों भाग हमने जो पढ़े थे, वह पुष्प जिसमें सभी भाग
सभी भाग क्या है? उपस्थित। वो पूर्ण कहलाएगा। और अपूर्ण? अपूर्ण पुष्प। यदि कोई एक भाग उपस्थित हो, यदि कोई एक या दो या अधिक भाग अनुपस्थित हो, या अधिक भाग अनुपस्थित, तो एक लिंगी पुष्प अपूर्ण होंगे। नर मादा दोनों नहीं है, या तो नर होगा या मादा होगी। तो अधिकतर एक लिंगी पुष्प क्या होंगे? क्या होंगे? एक लिंगी पुष्प अपूर्ण पुष्प कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनमें कोई एक भाग ही उपस्थित होगा। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज हमें यहां पर समझनी है वो है पुष्प सम्मिति। सम्मिति। पुष्प सम्मिति। पुष्प की सम्मिति की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित। क्या बोला बेटा? त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब क्या है इसे समझा देता हूं। लेकिन इसका सिंबल, सिंबल मतलब किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करेंगे। अगर कहीं ऐसा सिंबल बना हुआ है तो तुरंत समझ लेंगे त्रिज्या सम्मित पुष्प की बात की जा रही है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है। अब यहां देखो, मेरे पास एक पुष्प है। अब ये जो पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, मजा नहीं आया पुष्प बनाने में। दोबारा देखो। हाँ भाई, मैं किसी भी स्तर से, किसी भी प्लेन से एक लाइन खींचूं, वो इसे बराबर दो हिस्सों में बांट देगी। मैं यहां से खींचूं, यहां से, यहां से, बस वो इसके केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। वह इसे बराबर दो हिस्सों में बांट देती है। तो जब किसी पुष्प के मध्य से होते हुए किसी भी प्लेन से रेखा खींची जाए, तो प्रत्येक रेखा पुष्प को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है? ऐसा पुष्प कहलाता है त्रिज्या सम्मित। जब, क्या बोला मैंने? जब किसी पुष्प को, जब किसी पुष्प, जब किसी पुष्प के मध्य से होते हुए होते हुए किसी भी प्लेन से रेखा खींची जाए, वह प्रत्येक रेखा, प्रत्येक रेखा पुष्प को दो हिस्सों में बांट दे। तो बराबर हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? त्रिज्या सम्मित कहलाते हैं। जैसे सरसों, धतूरा, सरसों, धतूरा, गुड़हल, मिर्च, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? त्रिज्या सम्मित कहलाते हैं। किसी भी किसी भी, तबीयत ठीक नहीं है आज बिल्कुल भी। इसके बाद अगला आता है एक व्यास सम्मित। क्या बोला बेटा? एक व्यास, एक व्यास सम्मित।
एक व्यास सममित, इंग्लिश में इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, और इसे प्रदर्शित दो तरह से किया जाता है। आप इसे इस प्रकार से भी या इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके दो सिंबल हैं, तो कहीं भी ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि कैसा पुष्प है, एक त्रिज्या सममित पुष्प है। अब मान लीजिए मेरे पास यहां एक पुष्प है, ऐसे एक बड़ी पत्ती इधर, एक इधर, एक इधर, और यहां पर दो छोटी पत्तियां इस प्रकार से उपस्थित है। अब मैं केवल एक लाइन ऐसी है जो इसे बराबर दो हिस्सों में बांट सकती है। ऐसे ऐसे कैसे भी करूं बराबर दो हिस्से नहीं होंगे, केवल एक प्लेन ऐसा है जहां से बराबर दो हिस्सों में बंट सकता है। ऐसे पुष्प एक व्यास सममित कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे जैसे मटर, जैसे गुलमोहर, गुलमोहर। तो ये क्या है? ये एक व्यास सममित है। और तीसरा प्रकार आता है असममित, असममित, है ना? इसे इंग्लिश में कहते हैं इर्रेगुलर। मतलब ऐसी कोई लाइन है ही नहीं कि इसे बराबर दो हिस्सों में बांट सके। मान लीजिए मेरे पास कोई पुष्प है, बताओ कहां से ऐसी लाइन खींचूं कि बराबर दो हिस्से बना सकूं, कहीं से खींची नहीं जा सकती। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? ऐसे पुष्प कहलाते हैं अत्रिज्या सममित। जैसा किसमें होता है? काना। काना वैसे ही एक त्रिज्या सममित नहीं होता, असममित होता है। ठीक है भाई, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई इसमें से। ठीक है, समझ आ गया? एक्टिनोमॉर्फिक वाला क्वेश्चन आया है। यहां तक समझ आया सबको? इसके बाद अब पुष्प के प्रकार, किसके आधार पर? अब समझना मैं क्या पढ़ रहा हूं, पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार, आधार क्या है? यहां जो आधार है वह है क्या? कि पुष्प वृंत, बाह्य दलपुंज और दलपुंज और पुमंग व अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर। ठीक है, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत, बाह्य दल, दल और पुमंग, पुमंग व अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर। मतलब इन सबकी सापेक्ष स्थिति किस प्रकार से है उसके आधार पर हम पुष्पों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आता है, सबसे पहले यहां पर आता है अधो जायांगता, अधो जायांगता। अधो जायांगता क्या कहती है? इंग्लिश में कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे, अधो मतलब नीचे, जायांग से नीचे। जब पुष्प के सभी भाग, पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे उपस्थित हों, उसके नीचे से निकलते हों, तो अंडाशय सबसे ऊपर होगा इस प्रकार, और पुष्प के बाकी सभी भाग, चाहे वो सभी भाग कहां से निकले? अंडाशय के नीचे से निकले हैं। तो अंडाशय ऊपर है और पुष्प के सभी भाग उसके नीचे से निकले हों, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अधोजायांगता कहते हैं, अधोजायांगता। और यहां पर जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वह ऊपर की ओर आ गया है, तो ऊर्ध्ववृत्तीय अंडाशय कहा जाता है। तो यहां अंडाशय कैसा है? अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती
ऊर्ध्ववर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है। अंडाशय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? जी से। और अगर नीचे लाइन खींच दे तो इसका मतलब अधोजायांकता है। क्या कहा मैंने? जब पुष्प के सभी भाग, पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे उपस्थित हों, पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे उपस्थित हों, जैसे सरसों, जैसे सरसों, गुड़हल, आम, बैंगन, आम, बैंगन, आदि। तो अधोजायांकता और सिंबल याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। समझ आ गई बात? एक बार पुनः देख लीजिए। यदि पुष्प के सभी भाग कहां हो? अंडाशय के नीचे हो, तो अधोजायांकता कहलाता है। इसके बाद अगला आता है परिजायांकता। क्या बोला? परिजायांकता। परिजायांकता मतलब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब जब पौधे के सभी भाग, ये अंडाशय है और यहां पर जो इस प्रकार से एक कप के समान संरचना बन गई है। ठीक है। और जो पुष्प के भाग हैं वो बिल्कुल इसके बराबर से आ रहे हैं, एक ही स्तर पर उपस्थित है। कौन? अंडाशय और पुष्प के सभी भाग एक स्तर पर उपस्थित होते हैं। यहां पर जो ओवरी है उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, अर्ध अधोवर्ती। क्या बोला जाता है? अंडाशय कैसा है? अंडाशय कैसा बोला जाएगा? अर्ध अधोवर्ती। ठीक है। अर्ध अधोवर्ती कहा जाता है, जैसे प्लम, एग्जाम में आया भाई, गुलाब और आड़ू। तो इन सब में परिजायांकता देखने को मिलती है। इसके बाद अगला जो इसमें आता है वो क्या आता है? तीसरा प्रकार, वो आता है अधोजायांकता। अधोजायांकता। ठीक है। बात समझ में आई? अधिजायांकता। अधि अधिजायांकता। अधिजायांकता मतलब इपीगाइनस। इपीगाइनस। इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? अंडाशय, और अंडाशय नीचे आ गया है तो लाइन ऊपर खींचेंगे। ठीक है। ऐसे अंडाशय नीचे आ गया तो लाइन ऊपर खींचेंगे। तो यहां पर यदि हम देखें तो इस प्रकार से यहां पर पूरा का पूरा अंडाशय नीचे की ओर धंस गया है और पुष्प के सभी भाग क्या हो गए हैं? अंडाशय से ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं और अंडाशय पूरा नीचे है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे घिया, घिया खाते हो या नहीं खाते? घिया, तोरी वाला घिया अमरूद में होता है। किसमें होता है बेटा? अमरूद, अनार में होता है। ये देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से
तीन प्रकार के पुष्प होते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। समझ आया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। पुष्प के भाग। तो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, उन भागों को एक एक करके समझेंगे। और सबसे पहले यहां पर हम किसके विषय में समझेंगे, कैलेक्स या बाह्य दलपुंज जिसे कहा जाता है। तो अधिकतर जो बाह्य दलपुंज होते हैं हरे होते हैं, हरा रंग होता है अधिकतर इनका। कैसा होता है, हरे। ये बात अपने को याद रखनी है कि बाह्य दलपुंज अधिकतर हरे होते हैं। और किसकी एक इकाई को सेपल या बाह्य दल कहा जाता है, और पूरे चक्र को बाह्य दलपुंज। मुख्य बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, वो है कि बाह्य दलपुंज को के से प्रदर्शित किया जाता है। के से, बाह्य दलपुंज को के से प्रदर्शित किया जाता है। के से, यह बात याद रखनी है, के से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, आपस में क्या हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, सॉरी अलग अलग हैं, ये पृथक है, तो क्या बोलेंगे, पृथक दली। बाह्य दल कैसे हैं, पृथक, एक दूसरे से पृथक हैं। तो चार हैं, गिन लिए, 1 2 3 4 मैंने गिन लिए हैं, तो मैंने लिख दिया K4। इसका मतलब चार बाह्य दलपुंज एक दूसरे से पृथक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ जुड़े हुए हों, और यदि ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो K5, मान लो 5 है, कहां है 5, 1 2 3 4 5, और एक साथ जुड़े हुए हैं, ये पांचवा है, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। तो पृथक दली, संयुक्त दली, इस प्रकार से हो सकते हैं। इसके बाद करोला या जिसे दलपुंज कहा जाता है, अधिकतर रंगीन होते हैं, और इसकी एक इकाई को दल कहा जाता है, और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। यह बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी पृथक दली अलग अलग हो सकते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया C5। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा तो इसका मतलब पृथक दली है, और अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त दली हैं। इसके बाद पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास का मतलब कि किस प्रकार से पुष्प दल एक दूसरे के साथ व्यवस्थित है। तो जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी कहा जाता है। कोर स्पर्शी में जो दल है वो एक दूसरे के साथ एक रिंग में उपस्थित है, और एक दूसरे को इस प्रकार से छूते हुए उपस्थित होंगे, जैसा कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। कैलोट्रोपिस में इस प्रकार से दिखाई देता है। दूसरा आता है व्यावर्तित गुड़हल भिंडी कपास में, इसका एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है, एक दबा हुआ है। इसका यह हिस्सा बाहर, यह दबा हुआ। तो हर दल का एक हिस्सा दबा हुआ दूसरे दल के नीचे, और एक हिस्सा ऊपर की ओर है। ऐसा गुड़हल भिंडी कपास में देखने को मिलता है। कोर छादी इसमें मिलता है, केसिया या गुलमोहर में मिलता है, जहां पर एक अंदर एक बाहर और बाकी ऊपर नीचे, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। वेक्सलरी, वेक्सलरी किस में होता है, यह मटर में पाया जाता है। याद रखना, किस में पाया जाता है, मटर में, मटर में पाया जाता है। यहां पर एक सबसे बड़ा जो बाहर की ओर उपस्थित है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड। जो दो साइड में छोटे वाले हैं वो कहलाते हैं विंग्स, और जो दो सबसे नीचे हैं वो कहलाते हैं कील। और इसका अगर सूत्र मुझे लिखना हो तो यहां पर दिखाया गया है कि मैं सूत्र को कैसे प्रदर्शित करूंगा। C1, देखो 1 वो एक अलग है, प्लस 2 अलग अलग है, प्लस 2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो दोनों एकदम संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तो वेक्सलरी एस्टिवेशन कहा जाता है। इसके बाद पुमंग की बात करें, पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। पुंकेसर को यदि देखा जाए तो उसमें एक तंतु है और उसका एक आधार है, समझ आ गया, आधार, और ऊपर पराग कोश है। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है पुंकेसर को।
समझ आ गया? कितने पुंकेसर उपस्थित हैं वो हम गिनती से बता देंगे। संयुक्त है या पृथक है, वही ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना। अगर इसे बीच में से काट कर देखा जाए तो यहां पर दो थीका दिखाई देते हैं। हर थीका दो लोब दिखाई देते हैं, दो पिंड हैं, और हर पिंड में दो थीका हैं, और हर थीका में फिर क्या है, स्पोरेंजिया है। समझ आ गया? तो इस प्रकार डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट स्थिति बनती है। संलग्न यानी कि अब किस प्रकार से ये उपस्थित हो सकते हैं, जब पुंकेसर दल के साथ जुड़े हुए हों। ये दल है और इस दल के साथ यहां पर ये पुंकेसर जुड़ा हुआ है। दल लग्न, मैं दल लग्न को किस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा? सी से दल है, ए से पुंकेसर, और मैंने इनके बीच में ये लाइन खींच दी, तो ये प्रदर्शित कर रहा है दल लग्न स्थिति को। परिदल लग्न किसे कहा जाता है? जब हम बाह्य दल और दल में विभेद ना कर सके वो परिदल कहलाते हैं। उसके एक को टैपल कहते हैं, है ना, प्याज में ऐसा होता है। तो वहां उसे पी से प्रदर्शित किया जाएगा, पुंकेसर को ए से, और बीच में ये लाइन बता रही है कि यहां पुंकेसर परिदल के साथ जुड़े हुए हैं, परिदल लग्न स्थिति मिलती है। अब किस प्रकार से ये संयुक्त हो रहे हैं, यहां डायग्राम में देखो कि जितने भी पुंकेसर के व्रंत है सब जुड़ गए, एक नली समान संरचना बना ली है। तो एक संघी क्या कहला रहे हैं? एक संघी। गुड़हल में ऐसा देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बेटा? गुड़हल में। संयुक्त दली कहा जाता है। तो यहां संयुक्त पुंकेसर कहा जाता है। तो सब पुंकेसर मिलके एक सघन दल बना रहे हैं, तो एक संघी कहलाता है। दूसरा 2022 के पेपर में आया है, द्विसंघी मटर दो समूहों में मिलते हैं। एक समूह में 9 है, ये 9 है इधर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 9 है गिनती के, और एक अलग है। तो मैंने क्या कहा? एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर कितने हैं? 9, एक साथ जुड़े हुए, एक अलग है। दो संघ में मैंने यहां इस प्रकार से लिखकर प्रदर्शित कर दिया द्विसंघी पुंकेसर को। इसके बाद बहुसंघी, बहुसंघी मतलब बहुत सारे संघ बना रहे हैं, और ऐसा सीट्रस नींबू में देखने को मिलता है। नींबू में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और यहां पर 4 इसमें, 1 2 3 4, 4 इसमें, 4 इसमें, तो देखो 4 4 4 इस प्रकार से मैंने प्रदर्शित कर दिया है बहुसंघी। इसके बाद बात करते हैं जायांग की। जायांग क्या होता है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसे समझा जा सकता है? तो जायांग में क्या होगा? एक अंडाशय का वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसके अंदर अंडाशय के यदि देखा जाए तो यहां पर एक खाली जगह है जो लोक्यूल है, ये अंडाशय है, और इसके अंदर बीजांड उपस्थित है जो आगे चलकर बीज का निर्माण करते हैं। जायांग के प्रकार की अगर बात करें तो मोनोकार्पलरी, जब एक स्त्री केसर में केवल एक जायांग उपस्थित हो, और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। जायांग को जैसा कि मैंने बताया था जी से प्रदर्शित करते हैं, और 1 मतलब एक ही उपस्थित है। एक से अधिक होंगे तो मल्टीकार्पलरी कहलाएगा। ये व्युक्तांडपी और संयुक्तांडपी दो तरह से हो सकते हैं। जब एक ही पुष्प में एक से अधिक जायांग उपस्थित हो लेकिन एक दूसरे से पृथक हो तो वियुक्तांडपी, और यदि एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से जुड़कर एक अंडाशय जैसी संरचना बना रहे हैं तो संयुक्त अंडपी कहलाते हैं। बीजांड न्यास, बीजांड न्यास मतलब कि अंडाशय के अंदर किस प्रकार से बीजांड उपस्थित है। सीमांत, सीमांत मतलब एक सीमा क्षेत्र पर उपस्थित है, और वो किसमें देखने को मिलता है? मटर में। एक ही साइड में सारे बीजांड आ गए, यानी कि जो कभी इसका इस प्रकार से एक साइड में ही इसमें बीजांड थे, एक साइड में, तो क्या कहलाया? सीमांत। और स्तंभ है, बीच में एक स्तंभ बन गया और उस पर बीजांड है। गुड़हल और नींबू में यह चीज देखने को मिलती है। अगला आता है भित्तीय। भित्तीय मतलब भीतर की ओर किसकी भित्ति पर? अंडाशय की भित्ति पर बीजांड लगे हो, जैसा सरसों में देखने को मिलता है। मुक्त स्तंभी में बीच में एक स्तंभ है लेकिन यह अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नहीं होता, और ऐसा प्राइम रोज में देखने को मिलता है। और आखिरी आता है आधार्य, जब बीजांड आधार की ओर उपस्थित हो। ये जुड़ गया आधार से, ये बीजांड है बीच में और ये आधार से जुड़ा हुआ है, ये इसका आधार है।
इस प्रकार से, और ये खाली जगह है जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है। गेंदा सूरजमुखी में इस प्रकार से इसकी व्यवस्था मिलती है, इसे आधार्य कहते हैं। अब फल की बात करते हैं। फल क्या होता है, तो हमें याद रखना है परिपक्व, क्या कहा मैंने, परिपक्व अंडाशय। परिपक्व अंडाशय बीज फल कहलाता है। तो इस प्रकार हम किसी फल को देखें तो उस फल में हमें, जैसे आम अभी आ रहे हैं तो सबसे बाहर बाह्य भित्ति होगी, ये बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति, ये मध्य भित्ति है जो आप खा रहे हो, और सबसे अंदर वो जो कठोर गुठली वाला भाग है वो उसका अंत भित्ति है, एंडोकार्प है, और उसके भीतर फिर बीज उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार आम, और इसी प्रकार किसमें, कोकोनट में। नारियल में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद अनिषेक फलन की बात करते हैं। बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है, जैसा केला, अंगूर और संतरे में देखने को मिलता है। अच्छा, एक प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जो अनिषेक फलन से नहीं बन सकता? वो अनार है। क्यों? क्योंकि अनार में खाए जाने वाला भाग ही उसका बीज है, और अगर निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं होंगे। तो बीज विहीन जो फल है वो अनिषेक फलन से बनाए जाते हैं। बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। द्विबीजपत्री दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं, भ्रूणपोषीय बीज, द्विबीजपत्री, और अभ्रूणपोषीय। तो सबसे पहले अभ्रूणपोषीय की अगर बात करें, भ्रूणपोषीय की, तो उसमें क्या आता है? एरंड आता है। यदि इस बीज को देखा जाए तो इस बीज में सबसे बाहर की ओर इसका टेस्टा है, और यहां भीतर इसमें इसका बीज पत्र है, और इनके बीच में भ्रूणपोष भरा हुआ है। लेकिन चने के बीज को यदि देखा जाए तो उसमें एक साइड में भ्रूण है, एक में मूलांकुर है, और यह बीज पत्र है। इसमें भ्रूणपोष है ही नहीं, है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक बीज पत्र उपस्थित होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। जैसे मक्का में अगर देखें तो ये इसका भ्रूण है। क्या है? भ्रूण। इस भ्रूण में प्रांकुर है, और ये क्या है? मूलांकुर। और यहां इसका भ्रूण पोष है, इसके ऊपर एल्यूरोन की लेयर होती है जिसमें बहुत सारे क्या भरे होते हैं? विकर, एंजाइम। और ये जो भाग है, ये जो भ्रूण के पीछे से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं स्कूटेलम। स्कूटेलम मतलब इसका एक बीज पत्र। इसके बाद यहां पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं ये त्रिज्या सममित है, क्योंकि मैं कहीं से भी लाइन खींचूं, इसे पुष्प, इस पुष्प को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने क्या कहा? त्रिज्या सममित। क्या इसमें नर मादा दोनों हैं? हाँ जी हैं, उभयलिंगी। इसके बाद कैलेक्स देख रहा हूं मैं, दो रिंग में है, एक बाहर है और एक उसके अंदर है। बाह्य दल है या नहीं है? तो चार। तो मैंने कह दिया K2+2। बाह्य दल पृथक दली हैं और दो चक्र में स्थित है। बाहर वाले चक्र में दो, अंदर वाले चक्र में दो। दल कुल चार हैं और एक ही उसमें है, पृथक दली है। अच्छा, एंड्रोशियम दो चक्र में है, पुंकेसर दो एक में और चार एक में। देखो, बाहर वाला ऐसे चक्कर लगाया तो दो आए, अंदर वाले में चार आ गए। ठीक है। और यहां पर गाइनोशियम अधोजायांग है। ठीक है। और अंडाशय कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती। यानी कि सरसों का यहां पर दिया गया है सिनकार्पस ओवरी है। तो देखो, सारी चीजें यहां लिख दी, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, और इसके बाह्य दल कितने? 2+2, और इसके दल कितने? 4। एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर कितने हैं? 6। 2 एक में, 4 एक में। और गाइनोशियम कैसा है? 2, लेकिन संयुक्त है, संयुक्त अंडपी है। तो सारी चीजें यहां पर इस प्रकार से लिखी गई हैं। इसके बाद फाबेसी फैमिली को अगर हम देखें तो फाबेसी फैमिली में हमें क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले पुष्प विन्यास कैसा है? असीमाक्षी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुष्प उभयलिंगी और एक व्यास सम्मित है। कैलेक्स की अगर बात करें, बाह्य दल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, 5 हैं, और कैसे हैं? संयुक्त, कोर छादी, और पुष्प दल विन्यास। ठीक है, कोर छादी पुष्प दल विन्यास है बाहर वालों का।
दल की यदि बात करें, दल अगर देखे जाएं तो 5 है, पेप्लोनियसियस प्रकार के हैं। एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड कहते हैं, अगले दो पार्श्वीय विंग कहलाते हैं, और उसके अगले दो वाले क्या कहलाते हैं, कील। समझ आ गया? तो उन्हें उसी प्रकार से लिखा जाएगा। पुंकेसर द्विसंगी है, 10 है, द्विसंगी 2 संग में है, 9 एक साथ एक अलग, और परागकोश द्विकोष्ठी है, डायथिकस है। अंडाशय एक अंडपी है, ऊर्ध्ववृत्ति है, और बहुत सारे बीजांड उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, फल को लेग्यूम कहते हैं। और सूत्र कैसे बनेगा, सूत्र को अगर हम बनाएं पुष्प को और इसके इसे देखकर, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, भाई दोनों उपस्थित हैं या नहीं है। और बाह्य दल कितने हैं, 5, और संयुक्त। इसके बाद जो दल है वो कितने हैं, 5 है, 1 जमा 2 जमा 2, और 2 एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसके पुंकेसर 9 एक साथ है, एक अलग है, और गायनोशियम केवल एक है उपस्थित, और ऊर्ध्ववृत्ति जायांग उपस्थित है। पूरा सूत्र यहीं से याद हो गया, पूरे पुष्प का लक्षण यहीं से याद हो जाता है। अगली जो फैमिली आती है वो आती है सोलोनेसी। सोलोनेसी को यदि देखा जाए तो उसमें इसके पौधे शाकीय झाड़ियां ज्यादातर होते हैं, कभी कभी काष्ठीय और वायवीय सीधे सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, और रोम युक्त या कभी रोम नहीं भी होते। पत्तियां एकांतर सरल सरल और कर्मी संयुक्त होती हैं। पिच्छाकार अणुपर्णी, जालिकावत शिरा विन्यास। अब पुष्प क्रम की बात करें तो पुष्प एकल, एक ही आएगा एक शाखा पर। कक्षीय ससीमाक्षी, जैसे सोलनम में मिलता है। फूल उभयलिंगी हैं, उभयलिंगी हैं तो भाई क्या इस प्रकार का सिंबल लगा सकते हैं, हाँ जी। त्रिज्या सम्मित है, हाँ जी, त्रिज्या सम्मित ऐसे बना सकते हैं। कैलेक्स 5 है, बाह्य दल संयुक्त है, दीर्घ स्थायी आखिर तक रहते हैं, और कोर स्पर्शी है। करोला 5 है, दल मतलब 5 दल है, संयुक्त है और कोर स्पर्शी है। अब ये चीज इसके डायग्राम में देखने को मिलती है। डायग्राम में अगर मैं देखूं तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो त्रिज्या सम्मित बाइसेक्सुअल है या नहीं है, देख लो, चाहे कहीं से भी काटोगे तो बराबर कटेगा, नर मादा दोनों उपस्थित हैं। बाह्य दल कितने हैं, गिनना जरा, 5। तो मैं क्या कह रहा हूं, के 5 एक साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो दल है वो कितने हैं, वो 5 है और एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुंकेसर कितने हैं, 5 एक साथ जुड़े हुए हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं, दल के साथ, दल लग्न है, तो दल लग्न मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो अंडाशय है वो कितने हैं, 2, और संयुक्त है, और ऊर्ध्ववृत्ति उसकी क्या है, उसका जायांग है। तो इस प्रकार से इसे दिखाया जा सकता है। टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्च, अश्वगंधा, तंबाकू, सभी कोई इसी में आता है, ये सभी इसके मेंबर हैं। इसके बाद अगली फैमिली आती है लीलिएसी, दीर्घकालिक शाखित, है ना, शाख वाली, मतलब हर्ब हर्ब वाला काम ये करती है। पुष्प कैसे होते हैं, एकल सीमाक्षी, कुछ पुष्प छत्र बनाते। त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, त्रिज्या सम्मित मतलब ऐसे दिखाऊंगा, और द्विलिंगी मतलब ऐसे दिखाऊंगा, ये बात तो मुझे यहीं से समझ आ गई। इसके बाद परिदल पुंज कितने होंगे, 6, 3-3 के उसमें होंगे, प्राय नली में जुड़े हुए कोर स्पर्शी। पुमंग 6 पुंकेसर होंगे। त्रिअंडपी, कैसे मुझे ये चीज दिखाई दे, इसे मैं कैसे देख सकता हूं, ये रहा इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा। यहां पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पुष्प कैसा है, त्रिज्या सम्मित और उभयलिंगी। लेकिन यहां पर मैं बाह्य दल और दर में विभेद नहीं कर सकता, इसलिए पैरियंत उसे कहते हैं। तो कितने हैं, 3 एक चक्र में, 3 एक में, और संयुक्त है। तो मैंने 3 जमा 3 लिख दिया और एक ऐसे कर दिया। लेकिन यहां पर जो इसके पुंकेसर हैं वो इसके बाह्य दल से, पेटल से जुड़े हुए, टेपल से, और वो भी 3 है, तो उसे इस प्रकार से। और यहां पर 3 ओवरी दिखाई दे रही है, अंडाशय, एक येरा, एक येरा, एक येरा, और तीनों एक साथ संयुक्त हैं, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इस फैमिली का एक पौधा है, होता है कॉल्चिसिकम। कॉल्चिसिकम से कॉल्चिसीन लिया जाता है, जो तरकुत रूपी तंतुओं के निर्माण को रोक देता है, माइटोसिस नहीं होने देता।
समझ आया? तो इस प्रकार से लीलियसी फैमिली यहां पर खत्म हो जाती है और कुछ नहीं करना, सारी टर्म्स एक साथ याद रखनी है, बस फैमिली अपने आप याद हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।